तो सोचिए, एक करोड़ों डॉलर का इंटरनेशनल कार्गो शिप समंदर के बीचों बीच खड़ा है। उस पे तेल, गैस या मान लीजिए किसी देश के लिए बेहद जरूरी मेडिकल सप्लाई लदी हुई है। और फिर अचानक सप्लायर का एक छोटा सा ईमेल आता है कि हम डिलीवरी नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, कानूनी तौर पे हम पर कोई केस भी नहीं बन सकता। हाँ, ठीक यही होता है। एक छोटा सा कानूनी शब्द उन्हें इस पूरी जिम्मेदारी से बचा लेता है। और दूसरी तरफ एक पूरे देश की सप्लाई चेन एकदम से रुक जाती है। बिल्कुल। और आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों या सरकारी घोषणाओं के जो सबसे छोटे अक्षर होते हैं, जिन्हें हम फाइन प्रिंट कहते हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सही कहा। हमें लगता है कि ये तो सिर्फ वकीलों के पढ़ने की चीज है, लेकिन यही शब्द, यही अस्पष्ट वाक्य जब हकीकत से टकराते हैं तो पूरे देश के किसान, उद्योगपति और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्ते भी भ्रमित हो सकते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन यही समझना है कि शब्दावली, कानूनी बारीकियां और नीतियां कैसे हमारी असल दुनिया को पूरी तरह बदल सकती हैं। एकदम सही। और आज हमारे पास दो बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। पहला, फोर्स मेजॉर के कानूनी सिद्धांत पर आधारित एक रिपोर्ट है। और दूसरा स्रोत 2026 के केंद्रीय बजट में जो कार्बन क्रेडिट को लेकर नीतिगत उलझनें पैदा हुई, उनका विश्लेषण करता है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। यहां से एक हालिया घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हमारे पहले विषय की शुरुआत होती है। हाँ, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला मामला है ना? बिल्कुल। हाल ही में जब वहां शिपिंग का रास्ता बाधित हुआ तो खाड़ी देशों यानी गल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने अपने ऑयल और गैस के शिपमेंट अचानक रोक दिए। और उन्होंने इस पूरी स्थिति से बचने के लिए जिस कानूनी ढाल का सहारा लिया, वो था फोर्स मेजॉर। जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये शब्द पिछले कुछ सालों में कई बार सुना होगा। खासकर महामारी के दौरान तो ये बहुत चर्चा में था। हाँ, कोविड के टाइम पर तो हर दूसरी कंपनी इसी क्लॉज का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इसकी बारीकियां और इसके पीछे का कानूनी ढांचा वाकई हैरान करने वाला है। तो ये फोर्स मेजॉर की उत्पत्ति और इसके असली मायने आखिर हैं क्या? देखिए, इस वाक्यांश का मूल फ्रांसीसी भाषा में है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुपीरियर फोर्स, या एक ऐसी ताकत जो सबसे ऊपर हो। मतलब जिसे इंसान हरा ना सके? एकदम सही। कानूनी भाषा में इसका उपयोग उस स्थिति को दर्शाने के लिए होता है जब दो पार्टियों के बीच कोई ऐसी असाधारण घटना घटी हो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना असंभव बना दे। तो क्या इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी ईश्वरीय प्रकोप के बराबर समझा जा सकता है? हाँ, काफी हद तक। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिए किसी भी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इन पर किसी इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि कोई युद्ध छिड़ जाए या भूकंप आ जाए। बिल्कुल। इसमें आतंकवादी हमले, अचानक आई महामारियां या दंगे भी शामिल होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला भी इसी श्रेणी में डाला गया था। अच्छा, क्योंकि वहां जो अचानक भू राजनीतिक संकट पैदा हुआ, उस पर शिपिंग कंपनियों का तो कोई जोर था नहीं। हाँ, यानी एक ऐसी स्थिति जहां खुले तौर पर कहा जा सके कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। लेकिन कानूनी फाइन प्रिंट का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि फोर्स मेजॉर कोई ऐसी छतरी नहीं है जिसके नीचे आप अपनी हर गलती छुपा लें। एकदम सही पॉइंट है। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये उन घटनाओं को कवर नहीं करता जो अनुमान लगाने योग्य हों, या जिन्हें रोका जा सकता हो, या जो किसी पार्टी की लापरवाही का नतीजा हो। हाँ, व्यापारिक समझौतों में इन क्लॉजेस को ड्राफ्ट करते समय वकील एक एक शब्द बहुत नाप-तोल कर लिखते हैं। मतलब इस क्लॉज में उन आपदाओं की एक लंबी सूची होती है जिनकी वजह से काम रुकने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक घोषणा कर दी और आप आजाद हो गए। तो फिर प्रभावित पार्टी को क्या करना पड़ता है? उन पर क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहले उन्हें दूसरी पार्टी को एक औपचारिक नोटिस देना होता है, घटना की सटीक तारीख और समय बताना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट के उस विशिष्ट सेक्शन का हवाला भी देना होता होगा जो उन्हें छूट देता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उन्हें कानूनी रूप से ये साबित करना पड़ता है कि इस घटना का सीधा असर उनके काम पर पड़ा है। और इसमें उनकी खुद की कोई लापरवाही शामिल नहीं है, ये भी तो साबित करना होगा। हाँ, वो तो सबसे अहम है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक आम जिंदगी के उदाहरण से खोलते हैं। मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट कल सुबह पूरा करके देना है। ठीक है, मान लेते हैं। और काम करते करते गलती से मेरे लैपटॉप पर एक कप कॉफी गिर जाती है, मदरबोर्ड जल जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सारा डेटा उड़ जाता है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा होगा। हाँ,
काम वहीं रुक गया। तो क्या उस स्थिति में मैं क्लाइंट को फ़ोन करके ये दलील दे सकता हूँ कि देखिए ये तो फोर्स मेजर हो गया, एक अचानक घटी असाधारण घटना? मुझे लगता है आप भी जानते हैं कि ये दलील कानून की अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिकेगी। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? काम तो मेरा भी रुक गया ना एक अचानक हुई घटना से। क्योंकि कॉफी गिराना पूरी तरह से एक रोके जाने वाली घटना थी। इसे रोका जा सकता था अगर आपने कप को दूर रखा होता। मतलब ये सीधे तौर पर लापरवाही यानी नेग्लिजेंस का नतीजा है। बिल्कुल। इसे एक्ट ऑफ गॉड या सुपीरियर फोर्स किसी भी हाल में नहीं माना जाएगा। तो फिर फोर्स मेजोर क्या होगा इस उदाहरण में? इसके विपरीत, अगर काम करते समय अचानक 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ जाए और पूरी बिल्डिंग की पावर लाइन कट जाए, या छती गिर जाए? हाँ, तब वो स्थिति फोर्स मेजोर के परिभाषा में आएगी। कानून यही अंतर देखता है कि क्या चीज आपके नियंत्रण में थी और क्या बाहर थी। और यहाँ स्रोत में एक और कानूनी पेच का जिक्र है जो बहुत दिलचस्प है। आप मिटिगेशन यानी नुकसान कम करने वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भूकंप आने के बाद भी प्रभावित पार्टी को ये साबित करना होगा कि उन्होंने नुकसान को कम करने की कोशिश की थी। जैसे, क्या उन्होंने क्लाउड पर डेटा बैकअप लिया था, या क्या उन्होंने स्थिति ठीक होने पर किसी दूसरी जगह से काम शुरू करने का प्रयास किया? मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठने को कानून माफ नहीं करता? बिल्कुल नहीं। संकट आने पर भी नुकसान को कम करने का प्रयास अनिवार्य है। तो इस सब का अंत क्या होता है? क्या एक बार फोर्स मेजर लागू होने पर वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रद्दी का टुकड़ा बन जाता है? अक्सर नतीजे इतने चरम नहीं होते। ज्यादातर मामलों में पार्टियां अपने काम को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए टाल देती हैं। जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक के लिए। हाँ, और कुछ स्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर दोबारा बातचीत की जाती है। और अगर असंभवता लंबे समय तक बनी रहे तब आपस में सहमति बनाकर अनुबंध को रद्द किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दुनिया ने 2021 में देखा था। ओह, आप उस एवर गिवन नाम के विशालकाय जहाज की बात कर रही हैं जो स्वेज नहर में फंस गया था? एकदम सही पकड़े। हजारों शिपिंग कंटेनर्स रास्ते में अटक गए थे। वहां कई कंपनियों ने फोर्स मेजॉर का हवाला दिया था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत रद्द नहीं हुए थे, है ना? हाँ, बस डिलीवरीज कुछ समय के लिए टाल दी गई थी। अगर हम इसके विश्वव्यापी कानूनी ढांचों की बात करें तो हर देश इसको अपने हिसाब से देखता है। भारत के संदर्भ में ये कैसे काम करता है? भारत में ये मुख्य रूप से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 56 के तहत आता है। जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है। बिल्कुल। ये धारा स्पष्ट करती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे अनुबंध को निभाना असंभव या गैरकानूनी हो जाए और जिसे प्रभावित पार्टी रोक ना सके, हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य यानी वॉइड हो जाता है। इस रिपोर्ट में एक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है जो इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देता है। कौन सा शब्द? वो शब्द है पैक्टा संट सर्वंडा। ये सुनने में काफी भारी लैटिन शब्द लग रहा है। पैक्टा संट सर्वंडा कानून के सबसे पुराने और सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि समझौतों का पालन किया जाना चाहिए। मतलब एक बार वादा कर दिया तो निभाना पड़ेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदियों पुरानी व्यापारिक परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि एक बार हस्ताक्षर हो गए तो अनुबंध निभाना ही होगा। ओह, तो क्या छोटी मोटी परेशानियों या आर्थिक नुकसान का हवाला देकर उससे बच नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। असल में फोर्स मेजोर और ये लैटिन सिद्धांत एक दूसरे के टकराव में खड़े नजर आते हैं। हाँ, एक कहता है कि हर हाल में वादा निभाओ और दूसरा कहता है कि अगर स्थिति वाकई असंभव हो तो वादा तोड़ने की कानूनी छूट मिलनी चाहिए। और यही वो टकराव है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में महीनों तक इन मामलों पर बहस चलती है। यहाँ से एक काफी ठोस निष्कर्ष निकलता है। प्राइवेट कानूनी अनुबंधों में शब्दों की स्पष्टता पर करोड़ों का दाव लगा होता है। हाँ, वकीलों की पूरी फौज एक एक शब्द तय करती है ताकि भविष्य में कोई उलझन ना हो। लेकिन अब इस बात पर गौर कीजिए कि क्या होता है जब शब्दों को चुनने की ये सटीकता एक मीटिंग रूम से निकलकर देश के संसद तक पहुंचती है। आप पब्लिक पॉलिसी और सरकारी घोषणाओं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब सरकार अपना बजट बनाते समय ऐसी स्पष्ट शब्दावली का इस्तेमाल करने से चूक जाती है। ये स्थिति सीधे तौर पर हमारे दूसरे विषय से जुड़ती है, जहां हम कानूनी परिभाषाओं की सटीकता से हटकर नीतिगत भाषा की अस्पष्टता की तरफ बढ़ते हैं। नीति निर्माण और कानून के बीच एक बहुत बड़ा कश्मकश का क्षेत्र होता है ना? हाँ, क्योंकि सरकारी घोषणाएं, खास तौर पर जो बजट स्पीच होती है, वो सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं होते, वो राजनीतिक और जनसंचार के माध्यम भी होते हैं। एकदम सही। आम जनता, मीडिया और उद्योगपति इन घोषणाओं को सुनते हैं और अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से
उन भारी शब्दों के मायने निकालने लगते हैं। और जब पॉलिसी की भाषा में लूप होल्स छूट जाते हैं तो एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण यूनियन बजट 2026 के रूप में सामने आया है। हाँ, इस साल के बजट में अचानक कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा कर दी गई। 20,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। लेकिन इस एक फ्रेज ने ऐसी बहस छेड़ दी जिसने अलग अलग क्षेत्रों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये उठने लगा कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। क्या ये पैसा देश की बड़ी स्टील और सीमेंट कंपनियों को उनका धुआं साफ करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर देश के करोड़ों किसानों को नई आमदनी देने और कार्बन क्रेडिट अर्न करने के लिए बनाया गया है? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर सरकारी दस्तावेजों का असली ढांचा देखना होगा। असल में स्रोत के अनुसार इस योजना का मूल उद्देश्य पूरी तरह से इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन था। मतलब भारी उद्योगों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना। हाँ, ये घोषणा हवा में से नहीं आई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिसंबर 2025 में जारी किए गए एक रोड मैप पर आधारित था। वो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज वाला रोड मैप, जिसे संक्षेप में CCUS कहते हैं। बिल्कुल वही। तो ये CCUS आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि स्रोत में बार बार हार्ड टू अबेट सेक्टर्स का जिक्र आता है। हार्ड टू अबेट का मतलब है वो सेक्टर जहां उत्सर्जन कम करना सबसे मुश्किल है, जैसे पावर प्लांट्स, स्टील फैक्ट्रीज, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज। और रिफाइनरीज और केमिकल्स भी इसी में आते हैं? हाँ, इन्हें हार्ड टू अबेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्टील फैक्ट्री को आप सिर्फ सोलर पैनल लगाकर नहीं चला सकते। सही बात है। उसमें जो भट्टी चलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना तो तय है। तो ये CCUS तकनीक डायरेक्टली उस भट्टे से निकलने वाले धुएं को पकड़ने का काम करती है। अच्छा, तो कारखानों की चिमनियों में ऐसी भारी मशीनें और स्क्रबर्स लगाए जाते हैं जो धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं? हाँ, इससे पहले कि वो हवा में घुल जाए, और एक बार जब वो गैस पकड़ ली जाती है तो उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। और फिर उसका क्या करते हैं? फिर उसे या तो दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्राई आइस बनाने में, या सिंथेटिक फ्यूल्स में भी शायद। बिल्कुल, या फिर उसे जमीन के अंदर खाली हो चुके तेल के कुओं या गहरे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में हमेशा के लिए स्टोर कर दिया जाता है। उफ, ये तो सुनने में ही एक बेहद महंगी और जटिल प्रोसेस लग रही है। हाँ, ये एक बहुत ही टेक हैवी और खर्चीली प्रक्रिया है, और यही कारण है कि सरकार ने इसको स्केल अप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा बजट रखा था। एक मिनट रुकिए। अगर ये तकनीक इतनी महंगी और जटिल है तो खेती से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस का क्या? खेती वाला एंगल यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। धान के खेतों से और पशुपालन से भी तो बहुत उत्सर्जन होता है। तो सरकार उन्हें इस 20,000 करोड़ की योजना से पूरी तरह बाहर क्यों रख रही है? ये एक स्वाभाविक सवाल है। मेरा मतलब है, पेड़ लगाना या मिट्टी की देखभाल करना तो इन भारी मशीनों को लगाने से ज्यादा सस्ता और आसान विकल्प होना चाहिए ना? आपका सवाल बहुत सही है। इसका जवाब इन दोनों क्षेत्रों की साइंटिफिक तासीर में छिपा है। इसे स्रोत में दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि एक स्टील फैक्ट्री का उत्सर्जन एक लीकिंग टैप यानी टपकते हुए नल जैसा है। ठीक है। आपको पता है कि पानी कहाँ से गिर रहा है। आप वहाँ एक बाल्टी रख सकते हैं या उस नल पर पाइप लगा सकते हैं। इसे साइंस की भाषा में शायद पॉइंट सोर्स एमिशन कहते हैं। एकदम सही। CCUS वही पाइप और बाल्टी का काम करता है। और दूसरी तरफ खेती का उत्सर्जन? खेती से निकलने वाला उत्सर्जन, जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, वो एक डैम्प स्पंज यानी एक गीले स्पंज की तरह होता है, जो एक बड़े कमरे में रखा हो। हाँ, और उस स्पंज से पानी धीरे धीरे पूरे कमरे में उफन कर फैल रहा है। मतलब उसका कोई एक पॉइंट नहीं है जहां पाइप लगा सकें। बिल्कुल। एग्रीकल्चरल एमिशन बहुत फैला हुआ और बायोलॉजिकल नेचर का होता है। ये टपकते नल और गीले स्पंज वाली बात से तो फर्क पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। यानी आप खेतों के ऊपर कोई बड़ी चिमनी नहीं लगा सकते कार्बन पकड़ने के लिए। और यही कारण है कि खेती के लिए CCUS काम नहीं करता। तो फिर कृषि के क्षेत्र में हम कार्बन कैसे कम कर सकते हैं? कृषि के क्षेत्र में हमें उत्सर्जन रोकने के बजाय हवा में पहले से मौजूद कार्बन को वापस खींचने पर जोर देना होता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल या CDR स्ट्रैटेजीज कहते हैं ना? हाँ, इसमें कई प्राकृतिक तरीके शामिल होते हैं, जैसे सॉइल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? कार्बन सोख लेते हैं। बिल्कुल। और एक बेहद प्रभावी तरीका है बायोचार। बायोचार ये कैसे काम करता है?
इसमें खेती के बचे हुए कचरे या बायोमास को बिना ऑक्सीजन के जलाया जाता है, जिससे एक तरह का कोयला बनता है। ओह, और जब इस बायोचार को मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये सदियों तक कार्बन को वहां कैद करके रखता है। एकदम सही। ये सब तरीके बहुत प्रभावी हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल CCUS से पूरी तरह अलग साइंस पर काम करते हैं। और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओरिजिनल रोड मैप ने खेती को इस इंडस्ट्रियल बजट से बाहर रखा था। हाँ, साइंस के नजरिए से वो बिल्कुल सटीक थे। पर यहीं से नैरेटिव का असली टकराव शुरू होता है। वैज्ञानिक दस्तावेज तो अपनी जगह सटीक था, लेकिन जब बजट घोषित हुआ तो वहां सिर्फ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम जैसा एक व्यापक टर्म इस्तेमाल कर लिया गया। हाँ, एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म। और इस एक अस्पष्ट फ्रीज ने ऐसा जादू किया कि अगले ही दिन मीडिया और किसान संगठन भी ये समझ बैठे कि ये पैसा किसानों के लिए है। उन्हें लगा कि सरकार अब किसानों को पेड़ लगाने और टिकाऊ खेती करने के लिए सीधे कार्बन क्रेडिट्स देगी। और सच पूछिए तो ये भ्रम इसलिए भी इतनी जल्दी फैल गया क्योंकि आजकल वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में ऐसी चीजें सच में हो रही हैं। बिल्कुल। संचार की यही चूक पूरे विवाद की जड़ बनी। वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स पहले से ही काम कर रहे हैं, जहां प्राइवेट कंपनियां किसानों को पैसे दे रही हैं। हाँ, दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां जिन्हें अपना कार्बन फुटप्रिंट 0 दिखाना होता है, वो सीधे किसानों या प्राइवेट एजेंसीज के पास जाती हैं। वो किसानों को फंड करती हैं कि आप एग्रो फॉरेस्ट्री कीजिए या सॉइल सिक्वेस्ट्रेशन कीजिए, और उसके बदले में जो कार्बन हवा से कम होगा उसका क्रेडिट वो कंपनी खरीद लेती है। तो ये एक प्राइवेट इकोसिस्टम है जो अपने नियम पर चलता है। बिल्कुल। लेकिन जब बजट स्पीच में बिना किसी बैकग्राउंड के कार्बन क्रेडिट शब्द आया तो जनता ने अपने दिमाग में इन प्राइवेट मार्केट्स को सरकार के बजट के साथ जोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सरकार इस मार्केट को अपने हाथ में ले रही है और सीधे किसानों को फायदा देगी, जबकि हकीकत में वो 20,000 करोड़ का पैसा तो सीमेंट और स्टील फैक्ट्री की चिमनियों में स्क्रबर्स लगाने के लिए था। तो स्रोत इस पूरी स्थिति को कैसे दिखता है? क्या ये सिर्फ सरकारी भाषा की एक चूक थी या इसमें कोई सबक भी छिपा है? रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ये नीतिगत संचार की नाकामी की एक क्लासिक केस स्टडी है। क्योंकि जब सरकार ने कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम कहा तो टेक्निकली वो गलत नहीं थे। हाँ, क्योंकि CCUS से पकड़े गए कार्बन का भी आगे चलकर क्रेडिट बन ही सकता है। लेकिन उनकी भाषा में स्पष्टता की भारी कमी थी। उन्होंने पॉइंट सॉर्स इंडस्ट्रियल कैप्चर और बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बीच के जरूरी अंतर को जनता के सामने ब्लर कर दिया। सही बात है। आम जनता को एक टेक्निकल दस्तावेज थोड़ी ना पड़ती है, वो तो सिर्फ आखिरी हेडलाइन पढ़ती है। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस भ्रम ने एक बहुत सकारात्मक चीज को उजागर कर दिया है। वो क्या? इसने पॉलिसी मेकर्स को दिखा दिया है कि खेती के क्षेत्र में कार्बन मार्केट्स को लेकर कितनी भूख और कितना बड़ा अवसर मौजूद है। नहीं, ये जो पब्लिक आउटक्राई या नैरेटिव बना वो ध्यान खींचने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। भारत जैसा देश जहां कृषि का क्षेत्र इतना विशाल है, जहां करोड़ों किसान मिट्टी से जुड़े हैं। हाँ, अगर वहां सिखाए गए तरीकों जैसे बायोचार या सॉइल सीक्वेस्ट्रेशन को नेशनल लेवल पर लागू किया जाए तो उसकी ताकत अपार हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए, जैसा हमने अभी समझा, एक अलग फ्रेमवर्क चाहिए होगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि देश को अब एक मल्टी सेक्टोरल यानी बहुक्षेत्रीय जलवायु रणनीति की सख्त जरूरत है। मतलब एक ही पॉलिसी के नीचे हैवी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। भारी उद्योगों के लिए उस 20,000 करोड़ वाले टेक हैवी CCUS प्रोग्राम को चलाना होगा। लेकिन साथ ही कृषि के लिए एक बिल्कुल अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा। हाँ, एक अलग मॉनिटरिंग सिस्टम और एक अलग फंडिंग पूल जो किसानों को कार्बन क्रेडिट अर्न करने में मदद करे। मतलब दोनों ट्रैक्स को एक साथ पर अलग-अलग पैरेलल लाइंस पर दौड़ना होगा। एकदम सही। और इसीलिए इन सब कानूनी और नीतिगत बारीकियों को समझना किसी भी आम नागरिक के लिए इतना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दिन के अंत में ये 20,000 करोड़ रुपए आम करदाता का ही तो पैसा है। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ शब्दों या परिभाषाओं के बारे में नहीं है। ये इस बात को तय करती है कि एक देश क्लाइमेट चेंज जैसी विश्वव्यापी समस्या से लड़ने के लिए क्या रणनीति अपना रहा है। क्या पूरा ध्यान और खजाना सिर्फ उद्योगों को साफ करने में लगेगा, या आने वाले समय में करोड़ों किसानों को इस लड़ाई में एक एक्टिव पार्टनर बनाया जाएगा, जिससे देश का कार्बन भी कम हो और रूरल इकोनॉमी को एक नया बूस्ट भी मिले। एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए जवाब यही होना चाहिए कि दोनों क्षेत्रों को मजबूत करना होगा। और उसकी शुरुआत हमेशा सटीक, स्पष्ट और बिना किसी भ्रम वाली नीतियों से ही होती है।
तो इस पूरे डीप डाइव को समेटते हुए ये बात पूरी तरह उभर कर आती है कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में फंसे किसी कार्गो शिप को रोकने वाला फोर्स मेजोर का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर देश के खजाने से निकला कार्बन क्रेडिट का उलझा हुआ बजट, हर जगह शब्दों का वजन बराबर होता है। सटीक परिभाषाएं किसी भी कानूनी या आर्थिक सिस्टम को ठीक से चलाने का इंजन होती हैं, उन फाइन प्रिंट से बच निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि वही तय करते हैं कि मुसीबत के वक्त जिम्मेदारी कौन उठाएगा और आवंटित पैसा आखिर किसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और इसी के साथ दस्तावेजों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और सवाल उठाना एक आदत बन जानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक वकील का काम। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस पूरे विषय से जुड़ा एक सोचने लायक सवाल जरूर छोड़ के जाना चाहिए, जो आज के इन दोनों टॉपिक्स को आपस में जोड़ता है। शुरुआत में हमने गौर किया था कि फोर्स मेजोर उन घटनाओं को कवर नहीं करता जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है या जिन्हें लापरवाही से होने दिया जाता है। हाँ, ये तो स्पष्ट था। अब ध्यान दीजिए, जलवायु परिवर्तन के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे भयंकर तूफान, बेमौसम बारिश और सूखा अब अनोखी बातें नहीं रही। सही कह रहे हैं। मौसम विज्ञानी महीनों पहले इनकी भविष्यवाणी कर देते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली लगातार और अनुमानित आपदाएं कानूनी रूप से एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजोर मानी जाना बंद हो जाएंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मान लीजिए एक कंपनी को पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके इलाके में अब हर साल बाढ़ आती है, फिर भी वो वहां अपना प्लांट लगाते हैं और बाद में सप्लाई चेन टूटने पर फोर्स मेजोर का हवाला देते हैं। ओह, तो क्या आने वाले समय की अदालतें उन्हें इस ढाल के पीछे छिपने देंगी? या उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, क्योंकि मौसम का बदलना अब कोई आश्चर्यजनक प्रकोप नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी बन चुका है। ये कानूनी जगत में आने वाले दशकों की सबसे बड़ी बहस बनने वाली है, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। तो अगली बार जब भी किसी नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने की बारी आए या फिर सरकार का अगला बजट पेश हो रहा हो, तो उन मोटी हेडलाइंस के पीछे छिपे उन छोटे फाइन प्रिंट वाले शब्दों पर नजर जरूर टिकाए रखना चाहिए, क्योंकि असल कहानी और असल इम्पैक्ट हमेशा वहीं से शुरू होता है। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।